लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है कि यदि a जमा b की घात 0 होगी तो वह 1 के बराबर होगा। उसी प्रकार a जमा b की घात 1 बराबर होगा a जमा b। उसी प्रकार a जमा b का स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर। उसी प्रकार a जमा b क्यूब बराबर होगा a क्यूब जमा 3a स्क्वायर b जमा 3ab स्क्वायर जमा b क्यूब। अब यदि हमें a जमा b की घात 4 निकालना है तो वह हम a जमा b का स्क्वायर गुणा a जमा b का स्क्वायर करेंगे तो वह बराबर होगा a की घात 4 जमा 4a क्यूब b जमा 6a स्क्वायर b स्क्वायर जमा 4ab क्यूब जमा b की घात 4। अब दोस्तों आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यह एक त्रिभुज की आकृति बना रहा है जिसे हम आगे चलकर पढ़ेंगे और इसका नाम पास्कल त्रिभुज होगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि यदि जैसे जैसे हम a जमा b की घात बढ़ाते जा रहे हैं, कैलकुलेट करना मुश्किल होता जा रहा है, तो यदि हमें a जमा b की घात 5 का पता करना है या फिर a जमा b की घात 6 या उससे बड़ी घातों का पता करना है तो वह हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों गणित में इसके लिए एक टेक्निक या तकनीक है जिसे हम बोलेंगे द्विपद प्रमेय यानी बाइनोमियल थ्योरम। चलिए पास्कल त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप इस आकृति में देख सकते हैं, पास्कल त्रिभुज के पहले और आखिरी अंक हमेशा 1 होगा और उनके बीच वाले अंक ऊपर के 2 अंकों का योग होगा। उदाहरण के लिए यहाँ दूसरी पंक्ति में यानी दूसरी रो में 1 और 1 है, तीसरी पंक्ति में 1, 2 और 1 होंगे, तो ये तीसरी पंक्ति का 2 ऊपर की 2 पंक्तियों का योग होगा। पास्कल त्रिभुज आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा। पास्कल त्रिकोण द्विपद गुणांकों को त्रिभुज के रूप में प्रस्तुत करने से बनता है। पश्चिमी जगत में इसका नाम फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेस पास्कल के नाम पर रखा गया है। द्विपद प्रमेय का सूत्र: यदि x, a 2 वास्तविक संख्याएं हैं तथा n और k 2 सकारात्मक संख्याएं यानी पॉजिटिव नंबर्स हैं तो सूत्र होगा x जमा a की घात n बराबर समेशन यानी योग k 0 से n तक n ck x की घात k गुणा a की घात n माइनस k, जहां n ck बराबर होगा n फैक्टोरियल भाग k फैक्टोरियल गुणा n माइनस k का होल फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल बराबर होगा n गुणा n माइनस 1 गुणा n माइनस 2 गुणा तब तक जब तक ये 3, 2 और 1 के बराबर नहीं हो जाता। आगे पढ़ते हैं। x जमा y की घात n की सामान्य संख्या। दोस्तों सामान्य संख्या यानी जनरल टर्म बराबर होगी t k प्लस 1 बराबर n c k x की घात n माइनस k गुणा y की घात k। तो ये जनरल टर्म t से डिनोट करेंगे जहां t k प्लस 1 k प्लस 1th पद को संबोधित करेगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि n हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू यानी या तो बड़ा या उसके बराबर होगा। और दूसरी बात, जितनी x जमा y की घात रहेगी द्विपद प्रमेय में उससे कुल 1 ज्यादा पद होंगे। उदाहरण के लिए a जमा b का स्क्वायर यानी a जमा b की घात 2 में कुल कितने पद हुए
ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर, यानी घात 2 है और पद उससे एक ज्यादा 3। चलिए अब कुछ विशेष विधियां देख लेते हैं। a जमा b की घात n बराबर होगा nc0 a की घात n जमा nc1 a की घात n-1 गुणा b की घात 1 जमा nc2 a की घात n-2 गुणा b स्क्वायर अप टू सो ऑन ncn, जहां nc0 पहला पद होगा, nc1 दूसरा पद होगा, nc2 तीसरा पद होगा। अब दोस्तों यदि हम a जमा b की घात n को घटाएंगे a माइनस b की घात n से, तो देखते हैं क्या मिलेगा। हमें 2 गुणा nc1 a की घात n गुणा b की घात 1 जमा nc3 a की घात n-3 गुणा b क्यूब जमा nc5 a की घात n-5 b की घात 5 ऐसे चलते हुए, तो यह ध्यान से देखेंगे तो यह होगा 2 गुणा सम स्थानों पर शब्दों का योग, यानी इवन जगहों पर शब्दों का योग, क्योंकि nc1 जैसा ऊपर पढ़ा दूसरा पद है। अब दोस्तों देखते हैं a जमा b की घात n को यदि हम योग करेंगे a माइनस b की घात n से, तो हमें क्या मिलेगा। यह होगा 2 गुणा nc0 a की घात n b की घात 0 जमा nc2 a की घात n-2 b स्क्वायर जमा nc4 a की घात n-4 b की घात 4 अप टू सो ऑन। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यह होगा 2 गुणा विषम स्थानों पर शब्दों का योग, यानी 2 गुणा ऑड जगहों पर शब्दों का योग, क्योंकि nc0 जो कि पहला पद है वह एक विषम स्थान है। उसी प्रकार nc2 जो कि तीसरा पद है वह भी एक विषम स्थान है। मध्यम अवधि। दोस्तों द्विपद प्रमेय को हम जब भी खोलेंगे, यानी प्रमेय का विस्तार करेंगे, तो उसमें कोई ना कोई मध्यम अवधि होगी जो कि घात n पर निर्भर करेगी। अब दोस्तों जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है, यदि घात n होगी तो कुल अवधियां n जमा 1 होगी। तो अतः यदि x जमा y की घात n एक सम संख्या है, यानी इवन नंबर है, तो कुल अवधियां उससे एक ज्यादा यानी ऑड होंगी। तो इस स्थिति में हमारे पास एक मध्यम अवधि होगी, और वो मध्यम अवधि होगी n/2 जमा 1। ठीक उसी प्रकार यदि घात n एक विषम संख्या यानी ऑड नंबर है, तो कुल अवधियां इवन होंगी, यानी n जमा 1। तो 2 मध्यम अवधियां होंगी जो कि n जमा 1/2 तथा n जमा 3/2 होंगी। अब दोस्तों जैसा इस आकृति से आप देख सकते हैं, यदि अवधियां विषम संख्या यानी ऑड हैं, तो मध्यम अवधि होगी n/2 जमा 1। ठीक उसी प्रकार यदि अवधियां इवन है यानी सम संख्या है, तो मध्यम अवधियां होंगी n जमा 1/2 और n जमा 3/2। अब पढ़ते हैं अंत से pth अवधि। द्विपद प्रमेय x जमा y घात n में अंत से pth अवधि
बराबर होगी शुरुआत से n माइनस p जमा 2th अवधि। दोस्तों यहां ध्यान दीजिए, अंत से pth अवधि शुरुआत से n माइनस p जमा 2th अवधि होगी। उदाहरण के लिए a जमा b क्यूब का विस्तार होगा a क्यूब जमा 3a स्क्वायर b जमा 3ab स्क्वायर जमा b क्यूब। अब यहाँ घात n बराबर 3 है और हमने अंत से तीसरी अवधि निकालनी है। तो अंत से तीसरी अवधि के लिए p की संख्या 3 हुई। तो अब हम इस सूत्र में यह डालेंगे तो हमारे पास आएगा शुरुआत से 3 माइनस 3 जमा 2th अवधि यानी n माइनस p जमा 2th अवधि, जो कि है दूसरी अवधि, यानी 3a स्क्वायर b। तो a जमा b क्यूब में अंत से तीसरी अवधि होगी 3a स्क्वायर b। और जैसा कि आप विस्तार में देख सकते हैं, अंत से तीसरी अवधि है 3a स्क्वायर b। आइए अब पढ़ते हैं द्विपद गुणांक। दोस्तों a जमा b घात n को खोलने पर जो भी गुणांक a तथा b के साथ आएंगे, जैसे nc0, nc1, nc2 या ncn, ये सब द्विपद गुणांक कहलाते हैं। a जमा b घात n को हम खोलेंगे तो उसका विस्तार कुछ इस प्रकार आएगा। nc0 a रेज़ टू पावर n जमा nc1 a की घात n माइनस 1 गुणा b अप टू ncn। अब इस केस में यदि हम a और b को 1 डाल देते हैं तो आइए देखते हैं यह क्या बनेगा। 1 जमा a की घात n बराबर nc0 1 की घात n अप टू सो ऑन टिल ncn। हमने ऊपर वाले सूत्र में a और b की वैल्यू 1 डाल दी है, तो यह बनेगा 2 की घात n बराबर nc0 जमा nc1 जमा nc2 अप टू सो ऑन टिल ncn। आप यह समीकरण ध्यान रख लीजिए दोस्तों, क्योंकि आगे इससे हम एक बहुत ही विशेष विधि डिराइव करने वाले हैं। इसको हम नाम देंगे समीकरण 1। उसी प्रकार अब यदि हम a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1 डाल देते हैं तो देखते हैं यह क्या बनता है। यह बनेगा 1 माइनस 1 की घात n nc0 जमा nc1 गुणा -1 अप टू सो ऑन टिल ncn। तो 1 माइनस 1 हो गया 0 और यह रह जाएगा nc0 माइनस nc1 जमा nc2 माइनस nc3 अप टू सो ऑन टिल ncn। यहां आप ध्यान देंगे तो विषम गुणांकों के साथ माइनस का साइन है, तो हम इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं तो यह आएंगे nc1 जमा nc3 जमा nc5, यानी विषम गुणांकों का योग बराबर nc0 जमा nc2 जमा nc4 अप टू सो ऑन, यानी सम गुणांकों का योग, जिसे हम समीकरण 2 बोलेंगे। 2 समीकरण है आपके सामने। आइए अब इनके प्रयोग से एक नई विधि डिराइव करते हैं। 2 की घात n बराबर nc0 जमा nc1 अप टू सो ऑन टिल ncn, जो कि समीकरण 1 है। अब हम विषम गुणांकों तथा सम गुणांकों के योग को अलग अलग करके लिख लेते हैं, जैसा कि मैंने यहां लिखा है। तो दूसरे समीकरण के मुताबिक
विषम गुणांकों का योग तथा सम गुणांकों का योग आपस में बराबर है तो वह बराबर हो जाएंगे। 2 गुणा सम गुणांकों का योग होगा। अब इस 2 को हम डिनोमिनेटर में ले जा लेते हैं तो यह होगा nc0 जमा nc2 जमा nc4 अप टू सम गुणांकों का योग। तो यह फॉर्मूला बना 2 की घात n-1 बराबर सम गुणांकों का योग। और चूंकि सम गुणांकों का योग बराबर है विषम गुणांकों के योग से, अतः 2 की घात n-1 बराबर हुआ विषम गुणांकों के योग से। तो हमने यह सिद्ध किया कि सम गुणांकों का योग अतः विषम गुणांकों का योग बराबर होगा 2 की घात n-1। उदाहरण 1.01 की घात 10 लाख और 10,000 में से कौन सी संख्या बड़ी है? दोस्तों, ऐसे सवालों में हमेशा जो संख्या द्विपद प्रमेय से खोली जा सकती है हम उसी से शुरुआत करेंगे। अतः 1.01 को 2 पदों में व्यक्त करके द्विपद प्रमेय के पहले कुछ पदों को लिखकर हम पाते हैं 1.01 की घात 10 लाख बराबर होगा 1 जमा 0.01 की घात 10 लाख। अब दोस्तों, यदि हम इसका विस्तार करेंगे यानी बाइनोमियल थ्योरम से इसे खोलेंगे तो हमारे पास आएगा 10 लाख C0 जमा 10 लाख C1 गुणा 0.01 जमा अन्य धनात्मक पद। दोस्तों, हम यहाँ सिर्फ पहले के 2 पदों को ही लेंगे जिससे हम यह सिद्ध कर पाएंगे कि 1.01 की घात 10 लाख 10,000 से किस प्रकार बड़ा है। इसीलिए हम बाकी के पदों को लिखेंगे अन्य धनात्मक पद। अब हम nc0 और nc1 को हल करेंगे तो हम पाएंगे 1 जमा 10 लाख गुणा 0.01 जमा अन्य धनात्मक पद जो कि बराबर होगा 1 जमा 10,000 जमा अन्य धनात्मक पद। अब यहां आप ध्यान से देखिए कि यह 10,000 से बड़ा है क्योंकि 10,000 में पहले तो 1 जमा हो रहा है फिर अन्य धनात्मक पद भी जुड़ रहे हैं। अतः 1.01 की घात 10 लाख 10,000 से बड़ा है जिसे हमें द्विपद प्रमेय के द्वारा सिद्ध करना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण, दिखाइए कि 1 जमा x की घात 2n के प्रसार में मध्य पद 1 गुणा 3 गुणा 5 अप टू सो ऑन 2n-1 भाग n फैक्टोरियल गुणा 2n गुणा xn है, जहां n एक धन पूर्णांक है। अब इसका हल देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, 2n इसकी घात एक सम संख्या है और जैसा कि मैंने पहले बताया है, यदि घात एक सम संख्या हो तो उसमें मध्य पद 1 होगा क्योंकि कुल अवधियां विषम संख्या होगी। अतः 1 जमा x की घात n का मध्य पद हुआ 2n भाग 2 जमा 1 जो कि n जमा 1th पद होगा, तो इसकी मध्यम अवधि n जमा 1 पद होगा। अब दोस्तों, n जमा 1th पद मध्यम अवधि है और वह निकालने के लिए हमें द्विपद प्रमेय
की सामान्य संख्या का सूत्र इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वह फॉर्मूला है Tn+1 बराबर 2nCn, क्योंकि 2n 1 जमा x की घात है। तो यह विस्तार करेंगे तो यह इस प्रकार आएगा Tn+1 बराबर 2nCn गुणा 1 की घात 2n माइनस n गुणा x की घात n, जो कि बराबर होगा 2nCn गुणा x की घात n। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो यह बनेगा 2n फैक्टोरियल भाग n फैक्टोरियल गुणा n फैक्टोरियल गुणा x की घात n। यह हमने 2nCn को खोलकर प्राप्त किया है। अब हम 2n फैक्टोरियल को यदि विस्तृत रूप में लिखेंगे तो वह आएगा 2n गुणा 2n-1 गुणा 2n-2 अप टू सो ऑन, जब तक ये 4, 3, 2, 1 के बराबर नहीं हो जाता, भाग n फैक्टोरियल गुणा n फैक्टोरियल और होल में गुणा x की घात n। अब हम इस 2n फैक्टोरियल को इस रूप में लिखेंगे जहां ये 1 से शुरुआत होकर 2n तक जाएगा। अब दोस्तों यहां ध्यान दीजिएगा, मैं सारे विषम गुणांकों को अलग करके लिखता हूं और सारे सम गुणांकों को यानी इवन नंबर्स को अलग कर लिखता हूं, जैसा कि 1, 3, 5 अप टू सो ऑन 2n-1 गुणा 2, 4, 6 अप टू सो ऑन 2n तक, भाग n फैक्टोरियल गुणा n फैक्टोरियल होल गुणा x की घात n। यह मैंने क्यों किया अभी समझाऊंगा। अब मैंने सम गुणांकों से 2 की घात n बाहर ले लिया यानी कॉमन ले लिया। तो यहां आप देख सकते हैं विषम गुणांकों का योग उसी प्रकार रहा तथा सम गुणांकों में से 2 की घात n बाहर लेकर यह बन जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 जब तक ये n तक जाएगा। अब यह 1 गुणा 2 गुणा 3 अप टू सो ऑन n तक n फैक्टोरियल कहलाएगा। तो यह संख्या बनी 1 गुणा 3 गुणा 5 अप टू सो ऑन 2n तक गुणा n फैक्टोरियल भाग n फैक्टोरियल गुणा n फैक्टोरियल होल में मल्टीप्लाई बाय 2 की घात n गुणा x की घात n। अब हम इसे सॉल्व करके इस प्रकार लिख सकते हैं 1 गुणा 3 गुणा 5 अप टू सो ऑन 2n-1 गुणा 2 की घात n गुणा x की घात n भाग में n फैक्टोरियल, जो कि हमसे प्रश्न में मांगा गया है। आइए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। x माइनस 3 भाग x स्क्वायर होल की घात m, जहां x 0 के बराबर नहीं है और जहां m एक प्राकृत संख्या है, के प्रसार में पहले 3 पदों के गुणांकों का योग 559 है। प्रसार में x³ वाला पद ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न में दोस्तों सबसे पहले हम x माइनस 3 भाग x स्क्वायर होल घात m को द्विपद प्रमेय में लिखेंगे और यह कुछ इस प्रकार आएगा। अब आप ध्यान देंगे तो इस प्रमेय में पहले 3 गुणांक हुए mc0 माइनस 3mc1 तथा 9mc2, और हमें प्रश्न में दिया गया है कि पहले 3 पदों के गुणांकों का योग 559 के बराबर है। तो हमने पहले 3 गुणांकों का योग करके उसे 559 के बराबर रख दिया। हमें यहां से m की वैल्यू का पता करना है। तो mc0, mc1 और mc2 को खोलकर हमें यह इक्वेशन मिली जो कि 559 के बराबर है। यहां से
हमने पाया कि m बराबर 12, जो कि एक प्राकृत संख्या है। अब जब हमें m की संख्या का पता चल गया है, तब हम इस प्रसार में x क्यूब वाला पद ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम द्विपद प्रमेय की सामान्य संख्या वाला सूत्र लगाएंगे, जो कि होगा tr जमा 1 बराबर 12cr x की घात 12 माइनस r गुणा -3 भाग x स्क्वायर की घात r ज्ञात करेंगे। तो x की घात 12 माइनस 3r को हम 3 के बराबर रखेंगे, क्योंकि प्रश्न के अनुसार हमें x क्यूब का पद निकालना है, जिसके लिए r की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो इस इक्वेशन से r की संख्या हुई 3। अब दोस्तों r बराबर 3 हम इसी सूत्र यानी जनरल फॉर्मूला यानी सामान्य पद में रखेंगे, तो हमें -5940 x क्यूब मिलेगा, जो कि हमसे प्रश्न में पूछा गया है।